नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। ग्राम पंचायतें जनतंत्रीय शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। प्रदेश सरकार का इस बात में गहरा विश्वास है कि जनता के लाभार्थ किसी भी योजना की शुरुआत जनतंत्र के बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए। किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का उसमें कितना विश्वास है और कहां तक उसका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसी उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव जो एक लंबी अवधि से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए थे, कराए गए। ग्राम प्रधानों का यह चुनाव, जिसमें लगभग 4 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, गांव स्तर के बुनियादी जनतंत्र का संभवतः संसार का सबसे बड़ा चुनाव था, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण जनता की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विशेष रूप से एकीकृत ग्राम विकास योजना की सफलता के लिए वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं में ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा इन योजनाओं का लाभ पात्र और ज़रूरतमंद लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों का चयन गांव सभाओं की खुली बैठकों में किया जाए। पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2,88,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभाओं को जो अपनी आय में करों, शुल्क, भूमि प्रबंध, संपत्ति और अन्य साधनों से गत 3 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि करेगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपये तक का होगा। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के विषय में यह बिना किसी विवाद के स्वीकार किया जाता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों की सभ्यता से बहुत पुरानी है, परंतु साथ ही साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक दृष्टि से भारत एक
अल्प विकसित देश है। भारत के प्राकृतिक संसाधन संपन्न हैं और उसमें विविधता भी है, लेकिन उसका समुचित विनियोजन होना बाकी है। भारत में अंग्रेजी शासन काल में यद्यपि अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए हैं, तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश का आर्थिक ढांचा मूलतः अविकसित है। नगरों में आर्थिक जीवन कुछ बदला हुआ नज़र आता है, परंतु उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका है। D.K. रांगेड़कर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप का अनुमान कुछ बृहत उद्योगों अथवा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली के व्यापारिक जीवन से नहीं लगाया जा सकता। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तक भारत साम्राज्यवादी शोषण का शिकार नहीं हुआ था, इसलिए सामंती उत्पादन संबंधों के बावजूद भी यह देश ब्रिटिश भारत की तुलना में समृद्ध था। भारत की आर्थिक संस्थाएं, उत्पादन विधियां और तैयार वस्तुएं उस काल के किसी भी उन्नत देश की तुलना में नीचे स्तर की नहीं थी। भारत के आर्थिक विकास से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने लिखा था, हाथकरघों और चरखों तथा उन पर कार्य करने वाले हजारों बुनकर तथा जुलाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। यूरोप में अनंत काल से इन भारतीय श्रमिकों द्वारा उत्पादित श्रेष्ठ सूती वस्त्रों का आयात होता रहा है और वहाँ से बदले में मूल्यवान धातुएं आती रही हैं। इसका भुगतान भारत को स्वर्ण और रजत के रूप में मिला करता था। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यूरोप के देशों से अच्छी थी, परंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाने के बाद यूरोप में जो आर्थिक विकास का दौर प्रारंभ हुआ, तो ये देश विकास पथ पर अग्रसर होते ही गए। तभी इस काल में अंग्रेज़ों को भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता मिल गई। अंग्रेज़ शासकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल बाधाएं डाली, वरन यहाँ के ढांचे को नष्ट कर इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। फुल स्टॉप।